Very good evening, all the participants. Let us continue with the allied laws. Let me share my screen with you. And I hope my screen is visible. Is it visible? Hmm. यस सर। I've already shared this PPT with you, है ना? Hmm. So let us try to make it interactive. Limitation Act we have already covered, है ना? Limitation Act में what they will ask? Normally, they will ask you questions on the limitation period. कि what is the limitation period in this case? अच्छा, कोई बता सकता है लिमिटेशन पीरियड? व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड इन केस ऑफ टॉर्ट्स? टॉर्ट्स के केस में लिमिटेशन पीरियड कितना होता है? 1 ईयर। यस सर। एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हो ही गया। एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी, पेमेंट एज एक्नॉलेजमेंट, कंटिन्यूइंग ब्रीच, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हमने देख ही लिया था, है ना? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये भी कर लिया था हमने, है ना? आरडीबी भी किया था। ये कर चुके हैं हम। यस सर। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट से करना है मेरे हिसाब से ना? सरफेसी तो नहीं किया हमने? सरफेसी भी हो गया था सर, आई थिंक। हो गया तो। 13/4 का नोटिस, 13/4 का नोटिस और वो सब था शायद। हम्म। हाँ, सर सही वगैरह भी कर लिया था हमने। एमएसएमई। हाँ, वो भी 1, 1, 10, 50 उसके बाद हम्म। पास से मल्टीप्लाई करना है। हम्म। रेरा। रेरा नहीं किया है ना? यस तो सर, मेरा नहीं। है ना? हाँ, तो रेरा से स्टार्ट करते हैं। रेरा में क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। एक तो नॉर्मली वो क्या पूछते हैं रेरा में, मैं पहले वो बताता हूँ। एक तो गैरेज की डेफिनेशन पूछते हैं। तो गैरेज में क्या होना चाहिए? 3 साइड वॉल होनी चाहिए और एक साइड ओपनिंग होनी चाहिए, उसको कहते हैं गैरेज। उसके अलावा वो रेरा में पूछ लेते हैं कि अगर आपको रेरा के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करनी है, तो वो अपील कितने दिन में फाइल करनी है? नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस इन रेरा. So basically, this RERA was enacted to regulate the real estate sector, protect home buyers, and ensure transparency and accountability. अब जब तक रेरा नहीं आया था, रेरा केम इन 2016. So prior to RERA, home buyers were at the mercy of unscrupulous builders, developers who collected advances and then delayed or defaulted on delivery. रेरा से पहले भी कंप्लेंट्स होती थी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर्ड था. रेरा क्रिएटेड द स्टेट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड रियल एस्टेट एपिलेट ट्राइब्यूनल्स. ठीक है, लेकिन रेरा मतलब कंसंट्रेटेड है, डेडिकेटेड है टू द प्रॉब्लम्स ऑफ होम बायर्स. ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो इससे रेरा से बेसिकली फायदा तो हुआ है होम बायर्स को. So what is the definition? Let us see some of the definitions. Real estate project. So what is the real estate project? Development of a building or apartment or plot for the purpose of selling. Having area which is greater than 500 square meter or more than 8 apartments. बट स्टेट लॉज भी इसमें काम आते हैं. स्टेट लॉज में क्या है, कई जगह 6 अपार्टमेंट्स भी है. ठीक है, क्योंकि रेरा इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो स्टेट वाइज दे कैन मेक देयर ओन रूल्स. बट जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, इसमें कौन सा एरिया आएगा? रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में एरिया शुड बी मोर देन 500 स्क्वायर मीटर
और अपार्टमेंट ठीक है। शुड बी मोर देन 8. Now, definition of promoter. Promoter is a person who constructs, develops a real estate project for sale, and it includes a developer and a builder. Now, allottee. Now, suppose you give your own house for redevelopment. So, whether you can be termed as a promoter, the answer is no. कई बार होता है ना, आपके पास अपना मकान है, एक बिल्डर कहता है जी मैं बना देता हूँ आपका मकान, और आपके मकान में से 3 आप ले लेना, एक फ्लोर में मेरे को दे देना. तो यू विल नॉट बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्रोमोटर. बेसिकली क्या है, फॉर सेल है ये. जो भी आप रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाते हो फॉर सेल. अलॉटी कौन है? अलॉटी इज द पर्सन टू हुम द अपार्टमेंट और प्लॉट और बिल्डिंग इज अलॉटेड. So it may be a home buyer, it may be a flat purchaser, even a commercial, even in a commercial building, if you apply for a flat or a plot, then also you are covered under the definition of allotee. इसमें कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल वाला एंगल नहीं है. एग्रीमेंट फॉर सेल. Agreement executed between promoter and allotee before the sale deed. So this is agreement for sale. And carpet area is the net usable floor area of an apartment, excluding thickness of outer walls, areas under service shafts and exclusive balcony. ठीक है. तो नेट यूजेबल फ्लोर एरिया, लेकिन इंटरनल वॉल्स इसके अंदर कवर्ड है कारपेट एरिया में. ठीक है. व्हाट इज एक्सक्लूडेड? थिकनेस ऑफ आउटर वॉल्स, areas under service shafts and exclusive balcony. Occupancy certificate is the certificate issued by competent authority certifying completion of project as per approved plans. Sir, I have one question, sir. Yes, please. Sir, here it is given that a balcony is excluded. So the Exclusive balcony. हाँ, आपकी जो बालकनी है वो एक्सक्लूडेड है. okay, sir. कारपेट एरिया में इंक्लूडेड नहीं हो. Okay, sir. Registration of real estate project. Sections 3 to 5. So what section 3 mandates? Section 3 mandates that every promoter must register the real estate project with the state RERA before advertising, marketing, booking, selling or offering for sale. Section 4 talks of application for registration, wherein you have to give the details of the promoter, project, land, development plan, financial details, broker list, carpet area, number of apartments. Section 5, it says grant or rejection of registration within 30 days. If within 30 days no order is passed, then the project is deemed to be registered. ठीक है. और exemption from registration किसके लिए है? If the project area is 500 square meter or less, or if it is 8 apartments or less. ठीक है. So then you are exempted from registration. And renovation, repair, redevelopment, if there is no new allotment, project for which OC issued before RERA. ठीक है. So all these are exempted from registration. Section 11 talks of the promoter's obligations. So section 11 lists extensive obligations of promoter, including काजल जी आप पढ़ सकती हैं, if you are comfortable. Yes, sir. हाँ, पढ़िए. Yes, sir. Promoter's obligations. Section 11, subclause 3, maintain 70% of advance received from allottees in a separate. एक मिनट, ये इसको थोड़ा सा, हाँ, yes. Separate escrow or designated bank account to be used only for construction and land cost. एक्चुअली पहले क्या होता था, बिल्डर ने पैसा ले लिया, लेकिन उससे अपनी गाड़ियां खरीद रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के. अब वो ये कहता है कि 70% हैज टू बी यूज्ड ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन एंड लैंड कॉस्ट, एंड इट हैज टू बी केप्ट इन ए सेपरेट एस्क्रो और डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट, और जहां से सीए सर्टिफिकेट के बेस पर ही पैसा विड्रॉ होगा. ठीक है. तो ये मैंडेटरी है. ओनली 30% यू कैन यूटिलाइज टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. यस, नेक्स्ट. Section 11, subclause 4, not accept more than 10% of apartment cost as advanced before executing a written agreement for sale. हाँ, तो आप ये रिटर्न एग्रीमेंट फॉर सेल, एग्रीमेंट फॉर सेल भी डिफाइंड है. एग्रीमेंट फॉर सेल की डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना. एग्रीमेंट फॉर सेल क्या है? एग्रीमेंट फॉर सेल है एग्रीमेंट एक्सिक्यूटेड बिटवीन प्रमोटर एंड लॉटी बिफोर सेल डीड इज एक्सिक्यूटेड. तो बिफोर
एग्रीमेंट फॉर सेल आप 10% से ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है। यस। 11(5). Section 11, subclause 5, obtain all approvals before advertising or accepting bookings. हम्म। Disclose all information on RERA website and keep it updated. Yeah. So if any allottee wants the information, so he can get it directly from RERA website. वहां पर यूजर आईडी और पासवर्ड आपको दे दिया जाता है। आप वंस यू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड, और यू कैन सी ऑल दी अप्रूवल, सारी लैंड रिलेटेड अप्रूवल, सब चीजें वहां पर इनको डालनी पड़ती है, अपलोड करनी पड़ती है, और अपडेट भी करनी पड़ती है। यस। So shall I read this one also, IBC Connect? हाँ, पढ़ लो पढ़ लो। Okay. IBC Connect in CIRP of a real estate developer, the 70% escrow account under Section 11(3) RERA is a ring-fenced fund. हम्म। RP must not commingle escrow funds with other CD assets, use escrow funds only for project construction, submit separate financial statements for each RERA project. Home buyer financial creditor claims are admitted against the specific project corpus, not against overall CD assets interchangeably. तो बेसिकली जब ये कंपनी, व्हेन इट विल कम टू CIRP, सो मेंटेनेंस ऑफ दिस स्टेटस ऑफ 70% एस्क्रो अकाउंट, ये एक्सक्लूसिवली यूज करना है आपको ओनली फॉर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन, एंड यू हैव टू सबमिट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईच रेरा प्रोजेक्ट। यस प्लीज। नाउ राइट्स Rights एंड and रेमेडीज remedies टू, हाँ, टू अलॉटेज of पढ़िए। to 20. Section 17, transfer of title. Promoter must execute registered sale deed on getting OC, land and common areas west in association of allottees. हाँ, तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एक होता है, तो ट्रांसफर ऑफ टाइटल आपको रजिस्टर्ड सेल डीड एक्सिक्यूट करनी है जब आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल जाए तभी। Section 18, subclause 1, compensation for delay. If promoter fails to complete or deliver by agreed date, the allottee entitled to refund plus interest at prescribed rate or continue and get interest for delay. Section 18, subclause 2, defect liability. 5-year defect liability period from date of possession. Structural defects to be rectified within 30 days. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, मान लीजिए पिलर में क्रैक आ गया, ठीक है, या बेसमेंट में कोई क्रैक आ गया इस टाइप से, तो उसके लिए फॉर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स 5-year डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड है, और कब से काउंट होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ पोजेशन। ये 5 year आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और अगर कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ जाए, दैट हैज टू बी रेक्टिफाइड विद इन 30 days। यस प्लीज। Section Clause 3, loss or damage. Allottee entitled to compensation for any loss due to incorrect information given by promoter in prospectus or application form. Section 19, rights of allottee. No stage-wise schedule. Inspect construction quality. Claim possession. Claim refund. Claim interest for delay. Section 20, right against association. After formation of RWA, allottee has right to participate and vote. Real Estate Regulatory Authority, Section 20, 23, 34, 36 to 42. Section 20, Establishment of State RERA Composition Powers. Section 23, Powers of RERA, inspect promoters' account, project documents, issue interim orders, call for information. Section 34, Functions of RERA, register, grant or revoke registration, settle disputes, recommend policy. Section 36, Interim Orders. RERA can grant interim relief without notice in urgent cases. Section 37, Power to issue directions to promoters, allottees, real estate agents. Section 38, Power to impose penalty for violation of RERA or orders. Section 40, Recovery of interest or penalty, recovery as arrears of land revenue. Section 41, Establishment of Real Estate Appellate Tribunal. Section 42, appeals to रियल एस्टेट एपिलेट ट्राइब्यूनल हो गया ये। Real Estate Appellate Tribunal from RERA orders within 60 days. RERA तो ये appeals टाइम and पीरियड आपको याद रखना है कि 60 days का आपका अपील का पीरियड है।
Okay, इस sir. पे एक बार क्वेश्चन पूछ लेता है। RERA appeals and jurisdiction. Section हम्म 58, 59, 69 to 71. Section 58, penalty for non-registration up to 10% of project cost. हम्म Section 59, penalty for false information, imprisonment up to 3 years plus fine. Section 69, cognizance of offences, complaint to be filed with RERA to refer to court. हम्म Section 70, civil court jurisdiction barred. No civil court has jurisdiction over matters under RERA purview. Section 71, power of RERA to adjudicate compensation claims. हम्म First level, state RERA, complaint against promoter for non-compliance refund delay. हम्म Second level, RERA state appellate tribunal, appeal from RERA order within 60 days, section 21 of model paper. Third level, High Court, appeal from RERA Appellate Tribunal only on question of law. Execution, recovery as land revenue, RERA orders enforced by recovery officer. हम्म Who will hear appeal order passed by state RERA? Answer is State Real Estate Appellate Authority. And from RERA appellate hierarchy, NCLT has no jurisdiction over RERA matters. RERA and IBC are concurrent, complementary regimes. Pioneer Urban. ये ध्यान में रखना है अपने को। RERA and IBC critical interface sections 79, 80, 85, 86, 88, 89, and 90. हम्म Section 79, RERA civil court jurisdiction barred. Section 80, RERA limitation complaints to be filed within 1 year from date of cause of action. ये तो कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है आपको। लिमिटेशन पर पूछ सकता है कि कंप्लेंट आपको कब तक फाइल करनी है। इट हैज टू बी फाइल्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। Section 85, RERA override. Provisions of RERA have effect notwithstanding anything inconsistent in any other law. Section 86, RERA Central Advisory Council. Section 88, RERA application of other laws not barred. RERA in addition to other laws. Section 89, RERA Act in addition to other laws important for IBC interface. Section 90, RERA power to remove difficulties. Pioneer Urban Land and Infrastructure Limited and another Union of India and others held home buyers challenged their exclusion from financial creditor category under IBC and sought protection as a lottee under RERA. Relevance. Home buyers or allottees are financial creditors under IBC Section 5, Subclause 8, Subclause F. Amount raised from allottees under a real estate agreement having the commercial effect of a borrowing. RERA Section 88 and Section 89, RERA and IBC are concurrent, complementary regimes, not mutually exclusive. Home buyer can simultaneously avail RERA remedies and IBC remedies. इसमें हुआ क्या था इस केस में? बेसिकली आरपी ने बोला कि भाई जिन्होंने रेरा अवेल किया है उनको डिफरेंट, उनकी डिफरेंट कैटेगरी बनाई। बट एनसीएलटी ने बोला इसमें कि ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक केस गया ये, और उसमें ये कहा गया अल्टीमेटली कि भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी कोई अलग से कोई कैटेगरी बनेगी। तो दे आर टू बी ट्रीटेड एज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ओनली, दे विल बी कवर्ड अंडर होम बायर्स ओनली। होम बायर्स में अलग अलग कैटेगरी नहीं बन सकती। ऐसा होता है ना, सम होम बायर्स दे अप्रोच रेरा ट्रिब्यूनल ऑल्सो, ठीक है ना। और मान लीजिए उसको रेरा से कोई डिक्री मिल गई, तो ऐसा नहीं कि जिनको रेरा में गए उनको अलग कैटेगराइज कर दो, बाकी होम बायर्स को अलग, ऐसा कुछ नहीं है। So concurrent remedies है, both can be availed. Chitra Sharma versus Union of India held thousands of home buyers affected by CIRP of JP Infratech whether home buyer allottees could participate in COC. Supreme Court protected home buyer rights during CIRP led to insertion of Section 7 Subclause 6A IBC allowing 100 or 10% of home buyers whichever is less to file joint application as financial creditors. Confirmed that home buyers are financial creditors and must be represented in COC through authorized representative. इसके बाद अगला मीडिएशन एक्ट।
Mediation Act हम्म and object. The Mediation Act 2023 is India's first standalone legislation dedicated to mediation. It received presidential assent on 15th September 2023. It provides a statutory framework for pre-litigation and court or tribunal referred mediation and for recognition and enforcement of mediated settlement agreements. हम्म Key provisions. Pre-litigation mediation, Section 5. Before filing any suit or proceeding, parties may attempt pre-litigation mediation through mediation. Court referred mediation. Section 8. Court or tribunal may refer to mediation at any stage. Duration. Section 21. Mediation must be completed within 60 days, extendable by 60 more days by parties' consent. Total 120 days maximum. ये ध्यान में रखना, एक तो 120 डेज का आपने को पीरियड ध्यान में रखना, मैक्सिमम इसमें 60 + 60 120 डेज ही है। Mediator qualifications. Section 2, Subclause 1, Subclause H. Person registered with mediation service provider. No specified minimum qualification but training required. Mediated settlement agreement. Section 27 to 28. Mediation settlement agreement is binding and final, enforceable as judgment of court. Challenge only on fraud or corruption or impersonation within 90 days. Confidentiality, Section 22. All mediation proceedings is equal to confidential. Mediator cannot be compelled to testify in court about mediation. Online mediation, Section 32. Permitted with parties' consent. Connects to ODR framework. International mediation, Section 4, Subclause 3. International commercial mediation. MSA is equal to treated like international arbitration award. Section 12A IBC CIRP withdrawal and mediation. When parties negotiate a settlement during CIRP and seek withdrawal under Section 12A, the settlement agreement is effectively a mediated settlement. The Mediation Act 2023 provides a framework for such negotiations. Once a mediated settlement agreement is executed, it is enforceable as a court judgment. Section 27, providing greater certainty to the parties in CIRP withdrawal. Note: Mediation Act 2023 is new in the LIE syllabus with effect from 5th May 2025. Expect 1 to 2 direct questions on maximum duration of mediation, that is 120 days. How MSA is enforceable as court decree. Challenge period of MSA, that is 90 days, and confidentiality provisions. Yes. Digital Personal Data Protection Act 2023. Object and scheme. DPDPA 2023 received presidential assent on 11th August 2023 is India's comprehensive data protection legislation. It regulates the processing of digital personal data of individuals, data principals by entities that collect and process such data or data fiduciaries. Key concepts and framework. Personal data. Any data about an individual who is identifiable by or in relation to such data. Data principal. Individual to whom the personal data relates. Data principal. Owner of personal data rights. A customer using Amazon, a user of Google services, or a patient visiting a hospital. Data fiduciary. Any person who determines the purpose and means of processing personal data equivalent to data controller in GDPR, General Data Protection Regulation. Data fiduciary. Entity deciding why or how data is processed. Data fiduciaries bear primary responsibility for lawful processing and protection of personal data, even when processing is performed by a data processor. Flipkart deciding how customer data is used for orders, recommendations, and delivery. Data processor. Any person who processes personal data on behalf of a data fiduciary. Data processor. Technical executor of processing. Cloud service providers like Amazon Web Services or Microsoft Azure, storing and processing data for companies.
Consent: explicit, specific, informed, unconditional, and unambiguous consent of data principle required before processing. Data Protection Board, adjudicatory body for complaints, may impose penalties. Enforcement mechanism: the Data Protection Board of India can inquire into data breaches, issue directions for compliance, impose financial penalties. Penalties under the Act may reach by very significant amounts depending on the violation. The Data Protection Board is established under the DPDP Act by the Government of India. Obligations of data fiduciary: obtain valid consent before processing. Section 6, except for legitimate uses. Section 7, give data principal the right to access, correct, update, erase personal data. Section 12 to 14, data localization: processing of critical personal data only in India under rules. Significant data fiduciaries notified by central government. Additional obligations: data protection officer, data auditor, data protection impact assessment. DPDP and RP's obligation: RP as an agent of CD is a data fiduciary with respect to financial data of CD and its creditors, personal data of employees of CD, data of customers and vendors. RP must not misuse personal data, maintain data confidentiality, respond to data principals requests within prescribed time. On completion of CIRP or liquidation, data must be disposed of per statutory requirements. If there is violation, there is penalty up to rupees 250 crores for significant data fiduciaries. Note: DPDPA is very new and implementation is ongoing. Rules yet to be fully notified as of early 2025. Like questions will likely test definition of data fiduciary, role of Data Protection Board, maximum penalty amount rupees 250 crore for breach of significant data fiduciary obligations, rights of data principal. Very interesting emerging issue is insolvency law. Can customer databases of the corporate debtor be sold as an asset in liquidation under IBC without violating the DPDP Act? This is becoming a major legal debate in insolvency practice. Key legal principle: customer database can be transferred in insolvency only if the transfer respects the original purpose of processing and the rights of the data principals. Thus, personal data is a regulated asset, not a freely tradable commodity. Practical online rule: in liquidation under IBC, customer databases may be transferred as part of a going concern sale, but the transfer must comply with the DPDP Act and cannot violate the rights of data principals. Another issue: can an RP give full customer databases to all resolution applicants during due diligence? No, an RP should not give the full identifiable customer databases to all resolution applicants by default. It can be shared only to the extent necessary with privacy safeguards and often in anonymized or controlled access form. Employees Provident Fund 1952. Object and scope: the Employees Provident Fund Act 1952 provides for compulsory provident fund, pension fund EPS 1995 and deposit linked insurance 1976 for workers in establishments covered by the Act. The EPAFO, Employees Provident Fund Organization, administers these schemes. Coverage: establishments with 20 or more workers. Section 13 subclause A, also applicable to establishments with fewer workers by central government notification. Once covered, continues even if employees fall below 20. Three schemes under EPF Act. EPF Scheme 1952, Employees Provident Fund. Contribution: employer 3.67% of basic wages. Contribution of employee 12% of basic wages. And key features: provident fund accumulation, withdrawable on exit or retirement. EPS 1995, Employees Pension Scheme. Contribution of employer is 8.33% of basic wages, from employers 12%, and contribution is employee is nil. And the key features is monthly pension on retirement or death or disability. EDLI 1976, Employees Deposit Linked Insurance.
Here, the contribution of the employer is 0.5% of basic wages and the contribution of employee is nil. And the key feature is life insurance cover is 35 into monthly wages of rupees 7 lakhs maximum. Key provisions of life. Section 2. Definitions. Basic wages, contributory excluded employee, MCQ test definitions. Contributions. Employer must contribute as specified, cannot deduct employee share from wages without PF deduction. Mode of recovery, recovery of unpaid PF contribution as arrears of land revenue. Priority recovery, priority of payment, PF dues is equal to first charge on assets in winding up before all other debts except government revenue. Punishments. Employer failure to pay contributions is equal to imprisonment up to 3 years plus fine. Exemption. Central government may exempt establishment from EPF Act if private trust PF is better than scheme. IBC critical interface. IBC Connect, Section 36, Subclause 4 IBC. Excluded from liquidation estate, EPF or gratuity or pension funds of employees of CD are excluded from the liquidation estate. These are held in trust for employees. They do not belong to the CD. Section 36, Subclause 4A 3 IBC. All sums due to any workmen or employees from the Provident Fund, the Pension Fund, and Gratuity Fund is equal to excluded from liquidation estate. Sunil Kumar Jain and others versus Sundaresh Bhatt and others. Held whether wages and contributions during CIRP period are payable from resolution plan, proceeds or CIRP costs. EPFO claimed all dues including pre-CIRP dues as CIRP costs. Lie relevance. Wages or contributions during CIRP period is equal to CIRP costs payable in priority. Pre-CIRP unpaid wages or EPF equals to workman dues. Section 53, subclause 1, subclause B, waterfall below secured creditors. CIRP period, EPF unpaid by RP equals to RP's personal liability. RP must ensure EPF contributions for CIRP period are paid, otherwise personally accountable. Jet Aircraft Maintenance Engineers Welfare Association versus Ashish Chacharia. Held Workmen's Association challenged the resolution plan of Jet Airways as inadequate payment for workmen. NCLAT held that workmen's dues during CIRP period is equal to CIRP costs. Pre-CIRP workmen dues equals to waterfall priority under section 53 subclause 1 subclause B. Resolution applicant must account for both categories separately. Mere formal compliance with IBC waterfall without adequate workmen representation in plan is equal to challengeable. Section 60 subclause 1 subclause K mirror with EPF Act section 11. CPC says PF or gratuity or pension funds are not attachable. EPF Act section 11 gives them first charge priority in winding up. IBC section 36 subclause 4 excludes them from liquidation estate. Three separate but consistent protections, all pointing in the same direction. Employee retirement funds are sacred and protected. All 11 general laws. Section 18. Limitation Act 1963. Article 137 is equal to 3 years. Limitation runs from date right accrues. Section 18 acknowledgement restarts. Section 19 part payment restarts. BK Educational 3 years from default for Section 7 or Section 9. BK Educational Services versus Parag Gupta. PCA 1988 Section 7A is equal to 3 to 7 years. Wide definition of public servant. PCA conviction is equal to Section 29A(c) subclause C. IBC disqualification for resolution applicant. Section 29A subclause C IBC. Convicted person is equal to ineligible resolution applicant.
And the key case is Arun Kumar Jagratka, 2021. PMLA 2022, Section 4 is equal to 3 to 7 years RI, Regress imprisonment. regress imprisonment. Proceeds of crime is equal to attachable. Section 32A IBC equals to post RP approval protection for genuine resolution applicants. Section 32A IBC shields CD and resolution applicant from PMLA post. RP Section 14 moratorium stays PMLA during CIRP. Rajiv Chakravarti versus ED Delhi High Court. RDDB Act 1993 threshold rupees 20 lakh, DRAT deposit 75%, DRT for debt recovery by banks. Section 238 IBC overrides CIRP moratorium, stays DRT proceedings. Section 238 IBC is more than RDB DRT proceedings against CD equals to stayed. Section 14 moratorium, Bank of Baroda versus MBL Infra 2019. Arbitration Act 1996, Section 34, 3 months to challenge. Section 7, written arbitration agreement. Section 16 is equal to competence. Section 238 IBC overrides arbitration clause. Moratorium stays arbitration. NCLT has exclusive jurisdiction over insolvency matters. Gujarat Urja Vikas Nigam versus Amit Gupta, 2021. SARFAESI Act 2002, Section 13 subclause 2 is equal to 60 days notice. Section 13 equals to enforcement without court. Section 17 equals to 45-day appeal to DRT. SARFAESI registration is mandatory. Section 238 IBC overrides SARFAESI. Section 14 moratorium stays SARFAESI action. Section 52 IBC secured creditor options in liquidation. Sundaresh Bhatt versus CBIC 2021. MSMED Act 2006. Micro 1 crore or 5 crore, small 10 crore or 50 crore, medium is 50 crore or 250 crores. Section 8 registration. Section 15 equals to 45 days payment. Section 16 equals to 3 times bank rate interest. Section 248 A IBC MSME promoter eligible as resolution applicant. Section 240 A IBC MSME promoter exempts from Section 29A subclause C subclause H. Section 9 IBC available to MSME operational creditor on default. Not applicable statutory provisions primarily. RERA 2016. Section 3 is equals to 500 square meters or 8 apartment threshold. Section 11 subclause 3 70% escrow. Registration of projects 70% escrow. Home buyer rights Section 18. RERA appellant tribunal appeal within 60 days. Pioneer urban home buyers is equal to financial creditors under IBC. Section 88 or 89 RERA concurrent with IBC. Pioneer Urban versus Union of India 2019, Chitra Sharma 2017. Mediation Act 2023, maximum 120 days. Challenge is equal to 90 days. Pre-litigation mediation encouraged, MSA equals to enforceable as court decree. Online mediation permitted. Section 12A IBC withdrawal equals to mediated settlement framework. MSA enforceability post CIRP settlement. New no major Supreme Court case yet. DPDPA 2023 maximum penalty is rupees 250 crore. Consent based data processing, data fiduciary obligations, data principal rights, data protection board. RP is equal to data fiduciary for employee or customer data. Breach is equal to up to rupees 250 crore penalty. Very new, no major case yet. EPF Act 1952, Section 11, first charge, Section 6 equals to 12% of employee plus 3.67% equals employer. EPF not attachable. Section 11, first charge, CIRP period EPF equals to CIRP costs. RP personally liable.
Section 36, subclause 4 IBC, EPF excluded from liquidation estate. Section 53, waterfall, pre-CIRP workmen dues priority. Sunil Kumar Jain versus Sundaresh Bhatt, 2022. ये तो फिर केस लॉ, इसको छोड़ सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। इसके बाद में ना थोड़ा सा एक, मैंने आपके साथ एक शेयर किया था फाइल ऑन पेनल्टीज। पेनल्टी वाला फाइल है नरेंद्र जी, जिसमें हाँ सर। कंपनीज एक्ट और अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, सारे एक्ट की पेनल्टीज थी। पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस है वो। इस हाँ इस टाइप का फाइल था ये पूरा ना, चार्ट टाइप नजर आ रहा है। ये एक मिनट में देखता हूँ मेरे पास कहाँ है पेनल्टी वाला। पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस के नाम से ना फाइल शेयर की होगी मैंने आपको एक, एलाइड लॉज के ऊपर ही। एक मिनट। पेनल्टीज अंडर अलाइड लॉज, तो मेरा मेरे ख्याल ये तो, इसमें तो खाली हुई है। ये फाइल बड़ी बढ़िया है, ये फाइल मैंने शेयर की थी, मेरे को खुद ही नहीं याद आ रहा अब कहाँ है ये। एक मिनट आप मुझे दीजिए। मैं- सर मुझे मिल गई शायद, ऐसा लग रहा है सर। मिल गई, हाँ। आई थिंक आई विल जस्ट शेयरिंग। हाँ सर शेयर आपको मैं करो। पर्सनल हाँ, में सर नहीं पर्सनल में क्या, यहीं शेयर कर दो, उसमें क्या। आई थिंक देख लो सर, ये यही है कि दूसरी है। हम्म। लीगल उसमें एक्ट स्टेबल, लीगल एक्ट स्टेबल ऐसा कुछ है सर। अभी तो शेयर नहीं किया आपने, आ, शेयर कीजिए। हाँ सर। यहाँ पे शेयर करो सर। हाँ यहाँ करो, और क्या, पता चल जाएगा वो है कि नहीं, उसमें क्या है। हाँ सर। उसमें सारे एक्ट के वो है, कंपनीज एक्ट से स्टार्ट होती है, और भी बहुत सारे हैं। काजल किरण जी, शेयर की थी ना मैंने एक फाइल, ध्यान है कुछ। हाँ सर, मुझे सर ये वाली सर शेयर हुआ सर। हाँ सर, यही वाली लग रही है सर। हाँ वेरी गुड, यही है यही है, हाँ बिल्कुल ठीक है। आई हम्म। थिंक सर सॉफ्टवेयर बेसिस, आई थिंक इट विल बी डायरेक्टली डाउनलोडेड फ्रॉम स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर मैं इंपोर्टेड। सर इट फॉर्मेट को देख के ऐसा लग रहा है कि ऑल एक्ट विल बी अपलोडेड इन सॉफ्टवेयर एंड द क्रॉक्स विल बी इन टेबुलर फॉर्मेट ऑफ दिस एक्ट्स। और इसके बाद फिर हमने एक वो भी तो किया था कि मोबाइल पे भी ये हो सकती है, वो किया था ना एक इसका। कोई बात नहीं, यहीं से पढ़ लो, उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी है, पढ़ा जाएगा। सर। हाँ थोड़ा बड़ा कर दो इसको, हम्म। इसको बड़ा कर दो ना थोड़ा। हाँ और बड़ा कर दो थोड़ा।
हाँ, और बड़ा कर दो। हाँ बस, अब ठीक है, अब पढ़ा जा रहा है, ठीक है। हाँ, आप पढ़ो। ये मैडम कोई पढ़ने देते हैं। कोड ऑन मैडम वेजेस जी, की कोड ऑन वेजेस की पेनल्टीज है। हाँ जी। मैडम आप ही पढ़ो, काजल किरण जी। सेक्शन 54 सब क्लॉज आई ये ए आपके वन। पास भी है ना मैडम? यस सर, है सर। हाँ ठीक है, ठीक है, पढ़ो, यहीं से पढ़ सकते, जैसे मर्जी पढ़ो। हाँ जी। Penalties for offences. Any employer who pays to an employee less than the amount due to such employee under the provisions of this code shall be punishable with fine which may extend to 50,000 rupees, and in non-cognizable offences which is bailable, and no court inferior to that of a metropolitan magistrate or judicial magistrate of the first class. एक बार दोबारा ग्रुप में भी डाल देना नरेंद्र जी, ये वाली फाइल, है ना? डन सर, हाँ सर, हाँ हाँ, सर, हाँ सर। चलिए। 54 I, subclause B, penalties for offences. Any employer who, having been convicted of an offence under clause A, is again found guilty of similar offence under this clause within 5 years from the date of the हम्म commission of the first or ये मतलब subsequent. सेकंड टाइम ऑफेंडर हो गया ये। पहले वाले में तो कम है, पहले वाले में तो 50,000 है, यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट भी हो गई और फाइन भी डबल हो गया, 1 लाख। अब Is पढ़िए पढ़िए again पढ़िए। हम्म is again found guilty of similar offence under this clause within 5 years from the date of the commission of the first or subsequent offence, he shall on the second and the subsequent commission of the offence be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 months, or with fine which may extend to 1 lakh rupees, or with both. And here the cognizable or non-cognizable offence as above, that is, it is non-cognizable, and it is bailable, and as above, that is, no court inferior to that of a metropolitan magistrate or judicial magistrate of the first class will take up this case. हम्म Section 54I, subclause D, penalties. Where it went? ये तो पढ़ लिया हमने, 1A और 1B पढ़ लिया, अब 1C पढ़ना है। हाँ, पेनल्टीज, हाँ। हाँ, C, penalties for offences as an employee who contravenes any other provisions of this code or any rule made or order made or issued thereunder shall be punishable with fine which may extend to 20,000 rupees, and cognizable or non-cognizable offence as above, same is as above, and it is or as above. Section 54 मतलब 1D. बेसिकली बात क्या की इसने, इसने ये बोला कि जी अगर पेमेंट है जो मतलब लेस देन मिनिमम वेजेस दोगे तो कितना है, 50,000 तक है। और सब्सिक्वेंट ऑफेंस में कितना है, 3 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट, और फाइन है अप टू 1 लाख, हम्म है ना? हाँ यस सर, बढ़ गया, और बोल, 50,000 था, गया हाँ, सब। डबल हो गया ना। और सी में क्या बोलता है कि अदर देन मिनिमम वेजेस कोई भी ऑफेंस है तो उस केस में कितना होगा, फिर फाइन 20,000 है। और फिर अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस हो गया, डबल हो गया, तो फिर 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट, फाइन हो गया 40,000। ऐसे याद रख मतलब सकते हैं हम लोग। डबल हो गया उसका हाँ मतलब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हो गया उसका डबल हो गया सर। हाँ, अब चलिए ई। यस सर। डी के सर बाद ऊपर। नीचे जाओ नरेंद्र जी। डी। हाँ, 54(2) पढ़ लो ना। ओके सर। हाँ, penalties for offences notwithstanding anything contained in subsection 1 for the offences of non-maintenance or improper maintenance of records in the establishment, the employer shall be punishable with fine which may extend to 10,000 rupees, and here it is as above, and as above. Offences by companies. If the person committing an offence under this code is a company, every person who at the time of the offence was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of business of the company, as हाँ, well एक as थोड़ी सी the बात ध्यान में रखनी है। अगर कंपनी है तो क्या ऑफेंस है, कंपनी में so क्या है, वो बोलता है एज पर द ऑफेंस होगा ये। the offence, and it is non-cognizable, section 52, and it is as above, and no court inferior to that of a metropolitan magistrate or judicial magistrate of the first class shall take the case. 55।
Offenses, section 55, offenses by companies. पढ़ सही लिया है ना तो मैम? 55, हाँ ये वाला है, ये वाला है। notwithstanding anything contained in subsection, नहीं ये तो हो गया ना। व्यू फुल स्क्रीन कर दो ना नरेंद्र जी, आप भी दो। इसको और बड़ा कर दो, थोड़ा फुल स्क्रीन कर दो। ओके सर, हाँ सर। ऊपर व्यू होता है ना। हाँ हाँ सर, हो गया सर। हाँ चलिए। इसमें तो नजर ही नहीं आ रहा कुछ। नेक्स्ट। हाँ अब आ गया। 55 ऑफेंसेस हो बाय गए। 55 हो गया सर, नेक्स्ट होगा ना। नहीं। हाँ अब आ रहा है पूरा। आ रहा है मैम अभी? नहीं नहीं दिख रहा है, बाकी का तो गायब हो गया देखो। एक मिनट मैडम। 55 है। 55 का है, मैं ही पढ़ लेता हूँ मैम। प्रोवाइडेड वाला दैट नथिंग आप पढ़ दो, कोई कंटेन बात नहीं, हाँ। provided that nothing contained in this subsection shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge, or that he exercises all the due diligence to prevent the commission of such offences. उसमें दो है। Notwithstanding anything contained in subsection 1 where an offence under this code has been committed by a company, and if it is proved that the offence has been committed with the consent or convenience of, or is attributable to any negligence on the part of a director, manager, secretary, or other officer of the company, such director, manager, secretary, other or other officers shall be deemed to be the guilty of the offences, and shall be liable to be proceeds against the punished, and against against and punished accordingly. वही है, as per the offence non cognizable as above, no further inferior to that of a metropolitan magistrate or judicial magistrate of this first class. ये तो और छोटा कर दिया, इसको बड़ा कर दो ना आप। हाँ सर, हो गया सर, ये इट विल बी डन सर। चलिए, हाँ आप ठीक है, हाँ। हो गया सर ये वाला। चलिए, ईएसआई पढ़ लो, या ईपीएफ पढ़ लो, हाँ। ये ईपीएफ है, ईपीएफ में जो भी पेनल्टीज है वो यहाँ दे रखे हैं। क्योंकि कई बार ना वहाँ वो पेनल्टीज पूछ लेता है। ओके सर। तो सर ये 1 मार्क ये पेनल्टीज के लिए। है। 1 मार्क्स का आ ही जाता है, 1 to हाँ, 2 वन मार्क्स मार्क्स। का क्वेश्चन आ जाता है, हाँ हाँ, तो ये पेनल्टीज वाले बहुत सारे एक्ट्स थे। एक बुक है मेरे पास, पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस भी है, उसमें पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस ही है। उसी बुक में से लिया था ये। मैम आप पढ़ोगे मैम, काजल किरण जी? हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। कहाँ से पढ़ना था कि सर? थोड़ा बड़ा कर दो ना इसको। ओके सर, ओके सर। सेक्शन 14 सब क्लॉज हाँ। 1 पेनल्टी ऑफेंस। Whoever, for the purpose of avoiding any payment to be made by himself under this act, the scheme, the pension scheme, or the insurance scheme, or of enabling any other person to avoid such payment, knowingly makes or causes to be made any false statement or false representation shall be punishable. And the punishment is imprisonment for a term which may extend to 1 year, or with fine, or of 5,000 rupees, or with both. हम्म Cognizable or non-cognizable offense, notwithstanding anything contained मैं in the इतना ये code. छोड़ सकती, ये नॉर्मली नहीं पूछता, वो पनिशमेंट ही पूछता है। ठीक है सर। हम्म Section 14 subclause 1A penalties. An employer who contravenes or makes default in complying with the provisions of section 6 or subclause A of subsection 3 of section 17 insofar as it relates to the payment of inspection charges, or paragraph 38 of the ऑफ द scheme, स्कीम। मतलब are बेसिकली इसमें हो गया नॉन पेमेंट ऑफ इंस्पेक्शन चार्जेस और नॉन पेमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, मेन ऑफेंस ये हम्म हो गया। okay sir. Punishment is imprisonment for a term which may extend to 3 years, but which
shall not be less than 1 year, and fine of 10,000 rupees in case of default in payment of the employee's contribution, which has been deducted by the employer from the employee's wages, which shall not be less than 6 months, and a fine of 5,000 rupees in any other case, provided that the court may, for any adequate and special reasons to be recorded in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a lesser term. lesser. Okay मैम. Section 14, subclause 2. हम्म। Penalty नहीं subject 14 वन वन है ना मैम, वन का हो गया अभी. 14 1A 1B, 14 1B आएगा. 1A हो गया, उसके बाद 1B. Okay, Section 14, subclause 1B. Penalties: an employer who contravenes or makes default in complying with the provisions of Section 6C or subclause A of subsection 3A of Section 17 insofar as it relates to the payment of inspection charges shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year but which shall not be less than 6 months, and shall also be liable to fine which may extend to 5,000 rupees, provided that the court may, for any adequate and special reasons to be recorded in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a lesser term. Section 14, subclause 2. Penalties: subject to the provisions of this act, the scheme, the pension scheme, or the insurance scheme may provide that any person who contravenes or makes default in complying with any of the provisions thereof shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year, or with fine which may extend it to 4,000 rupees or both to 4 है. rupees or with both. Okay, 14 2A. 14, subclause 2A. Penalties to a whoever contravenes or makes default in complying with any provision of this act or of any condition subject to which exemption was granted under Section 17 shall, if no other penalty is elsewhere provided by or under this act for such contravention or non-compliance, be punishable Imprisonment which may extend to 6 months, but which shall not be less than 1 month, and shall be liable to fine which may extend it to rupees 5,000 rupees. Imprisonment 6 more than 6 months, but lesser than 1 month, and fine up to 5,000 rupees. Section 14A है, 14A. ये मैं ही पढ़ देता हूँ. Offenses by companies: if person committing an offense under this act, the scheme or the pension scheme or the insurance scheme is a company, every person who at the time of the offense who committed was in charge of and was responsible to the company and it is proved that the offenses has been committed with the consent or convenience of or is attributable to any negligent on the part of any director or manager, secretary or other officer of the company. Such director, manager, secretary और other officer मीन्स जो मैनेजमेंट का बंदा है उसकी बात कर रहे. पनिशमेंट हैज पर द ऑफेंस कमिटेड हैज अबो हैज अबो हैज अबो. उसके बाद लास्ट है 14 AA. enact enhanced punishment in certain cases after previous conviction whatsoever having been convicted by the court of an offense punishable under the act, and the scheme or the pension scheme or the insurance scheme commits the same offense shall be subject to every such subsequent offense. लास्ट वाला सेक्शन है imprisonment for term which may extend to 5 years, but we shall be lesser than 2 to 5 years का imprisonment है. एंड पैसे भी देने पड़ेंगे, फाइन विच में अप टू 25,000. हैज पर ऑफेंस नॉन बिलेबल है, एंड हैज पर अबो इट विल बी ऑफेंस. फिर ESIC का है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का पढ़ लो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बाकी यस तो सर. हमने शेयर कर ही दिया है। हाँ
हाँ हाँ सर, हाँ सर। नेगोशिएबल में पूछता है जरूर वो क्वेश्चन। ओके सर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सर। आ उसमें 138 141 दो ही सेक्शन है सर। 140 जो कल हम बात कर रहे थे सर, और दो ही सेक्शन की बात कर रही है। और डिसऑनर डिसऑनर ऑफ चेक dishonor of check for insufficient etc of fund in the accounts where a check drawn by a person on an account maintained by him with a banker for payment of any amount of money to another person for out of that account for the discharge in whole or in part of any debt or other liability is returned by the bank unpaid either because of the amount of money standing to the credit of that account is insufficient to honor the check, or that is exceeds the amount arranged to be paid from the account by an agreement made with the bank. Such person shall be deemed to have been committed an offence and shall, without prejudice to any other provision of the चेक, मीन्स इसमें वही हुआ है कि जो भी चेक्स है वो फाइनेंशियल रीजंस की वजह से बाउंस होता है, चेक्स डिसऑनर्ड होता है, डिसऑनर्ड, so it will be a non non-cognizable offense and it will be a bailable offense and an imprisonment which may extended to 2 years, 2 साल की जेल है, और विच फाइन विच में एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और बोथ, उसमें जो चेक का अमाउंट है उसको ट्वाइस और बोथ भी लग सकता है। और उसके बाद है 141 ऑफेंसेस बाय कंपनीज। वन, इफ द पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 इज अ कंपनी, every person who is at the time of offenses who committed was in charge, मतलब जो भी मैनेजिंग कमेटी का बंदा है वो ही इज लायबल, और वो जो ऊपर वाला है 2 years और फाइन, फाइन विच विल बी ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और बोथ, वही है। इसके बाद एक गवर्नमेंट की बात करी हुई है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेर ए पर्सन इज नॉमिनेटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग एनी ऑफिस, मतलब वो ये जो पब्लिक सर्वेंट की बात करिए उसकी बात कर रहा है, जो फर्स्ट में है। और सेकंड में बात कर रही है, नॉट स्टैंडिंग एनी कंटेन इन सबसेक्शन वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैव बीन कमिटेड by way of company and it is proved that the offense has been committed with a concern or convenient or attributable by the negligent, मीन्स यहाँ पे ऐसी बात करिए कि जो मैनेजिंग कमेटी का बंदा है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से भी चेक बाउंस हो रहा है, फिर भी पेनल्टी विल बी द सेम 2 years और फाइन अप टू ट्वाइस और बोथ इन ऑल दिस केसेस, मीन्स जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसकी वजह से हो रहा है चेक्स का डिसऑनर, देन इट विल बी लायबल फॉर ऑफेंसेस एज मेंशन अबव। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसमें 7 7A 8 9 10 11 12 13 14 15 इतनी सेक्शंस है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसमें जो ब्राइबरी की बात करी उसकी वही है, ऑफेंस इज ब्राइब्ड, बीइंग ब्राइब्ड सर्वेंट हु अटेम्प्ट एक्सेप्ट अटेम्प्ट और अटेम्प्ट, पब्लिक सर्वेंट में जो भी है उस सब की बात करी हुई है उसमें। इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में विच शैल बी एक्सटेंडेड 3 years, 3 साल की जेल विच में एक्सटेंडेड टू 7 years, also and also liable to fine, cognizable non bailable in anticipation of और इन consequence of accepting an undue advantage, उसकी पोजीशन का कुछ गलत इस्तेमाल करे, then also the same fine, taking undue advantage, imprisonment for a term which shall not be less than 3 years, extended 3 to 7 years and fine both, यहाँ पे भी 3 to 7 नहीं है पर्सन। उसके बाद 9A की बात करें, सेक्शन 9(1) ऑफेंसेस रिलेटेड टू ड्राइवरिंग,
bribing a person of a public servant by commercial organization by a commercial organization where where an offence is under this act has been committed by a commercial organization such organization shall be punishable मीन्स यहाँ पे जो कंपनी उसकी बात करें फाइन इफ एनी पर्सन एसोसिएटेड विथ सच कॉमर्शियल organization give or promise to be give any undue advantage to the public servant shall be defense provided that this shall be defense for commercial organs to prove यहाँ पे सेम ही है प्रोविजन 327 एंड फाइन इन ऑल सच केसेस फिर उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में भी यहाँ पे जो मेंशन किया है वही है जो इम्प्रिजमेंट है इम्प्रिजमेंट जेल 3 which shall be extended to 3 to 7 years provided that where the proceeds of crime involved money laundering relates to any offense specified under पैराग्राफ 2 जो एकदम सीरियस नेचर के हैं और पैराग्राफ 2 ऑफ पार्ट ए ऑफ शेड्यूल द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल बी होम इफेक्ट हैज इट द वर्ड व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years 3 to 7 years का ही यहाँ पे क्लोज है कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल मेजोरिटी यहाँ पे 2 years है यहाँ पे जो मेंशन सर्चिस और कोजेस टू बी सर्च एंड बिल्डिंग सर्च सीजर के केस है डिटेन और सर्च ऑफ अरेस्ट एनी पर्सन वही सब बात किया हुआ है इसमें उसके बाद कंपनीज एक्ट का तो सबको पता ही होता है सिंपल इम्प्रिजमेंट विच फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंडेड 6 months और फाइन पेनल्टी फॉर एक्ट calculating to bring the commission or any member thereof into disrupt one if any person by word either spoken or intend to be read makes or publish any statement or does not act which is calculated to bring the commission ये पूरा आईबीसी का ही है ये बी 68 सेक्शन 68 69 70 70 71 यस सर हाँ जी, हो गया सर सारे चेक कर लिए। हाँ सर हाँ सर मतलब ये थोड़ा प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में नहीं है सर इसीलिए पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है हाँ मैं समझ गया। पण हाँ हाँ। हाँ सर हो इट विल बी अंडरस्टूड बाय सेल्फ रीडिंग सर चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, है ना? हाँ सर ठीक है। हाँ सर